ये और कहा है कि इस तरह का भी बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन मुसलमानों का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस बोर्ड पर। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल साहब के ज़माने में जब ये बिल आया था तो मौलाना वली रहमानी मरहूम से लेकर के तमाम मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके इसका विरोध किया था। माफ़ करें, हमने कतन नहीं कहा कि हम मदरसा बोर्ड चाहते हैं। ये ज़फ़र महमूद साहब का अपनी राय थी कि मदरसा बोर्ड जहाँ मौजूद है वहाँ जुड़ना चाहिए, और जहाँ मौजूद नहीं है वहाँ पर आप बना लीजिए अपना। ये उनकी राय थी, इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई गुफ्तगू आईडू में नहीं हुई है। आईडू ना ही कोई मदरसा बोर्ड बनाने का इरादा रखता है। हमारा इरादा मदारिस के और स्कूलों के दरमियान राब्ता बनाना है। हमारी कोशिश ये होगी कि मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ हम अपने तौर पर कैसे साइंस की तालीम ला सकें। हुकूमत के ऊपर इंसार ना करना पड़े मैथमेटिक्स के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, और हम ब्रिज कोर्सेज़ हम करना चाहते हैं। ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जिसने मदरसे की तालीम हासिल कर ली है उसके लिए हम 2 साल का प्रोग्राम तैयार करेंगे कि जिसके 2 साल की तैयारी के बाद वो 12वीं क्लास पास करके कॉलेजेस में जा सके, यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सके, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जा सके। तो हमारा कोई इरादा नहीं है मदरसा बोर्ड बनाने का। मदरसे वाले उमूमन बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि पता नहीं उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस शक को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, ये डरना, पहली बात ही हमने कही थी कि डरना और सहमने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था कि हमारे ऊपर बड़े मजालिम हुए। 1857 में हमारी मदारिस ख़त्म हो गए थे, हमारी जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया था। वैसे हालात तो आज नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हालात हैं, सिर्फ खुद एतमादी की ज़रूरत है, और हम एतमाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं हकीम अब्दुल हमीद साहब का वो देता हूँ कि 1947 में जब यहाँ से लोग छोड़ के भाग रहे थे, हकीम अब्दुल हमीद साहब पैदल आते थे लाल कुएँ से तुलगाबाद, 25 किलोमीटर चल के पैदल जाते थे और 5-5 रुपए गज ज़मीन खरीदते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा था 1947 में जब लोग छोड़ के भाग रहे थे। और नतीजा आज हमदर्द यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी आपके सामने मौजूद है। तो जो हिम्मत करने वाले लोग होते हैं वो जब हालात मुखालिफ होते हैं तो उस वक्त वो पूरी हिम्मत से खड़े होते हैं, और जो बुज़दिल लोग होते हैं तो मुखालिफ हालात में पहले ही सरेंडर कर देते हैं। तो मैं उसमें यकीन नहीं करता। आज आपके मेडिकल कॉलेजेस कितने काम कर रहे हैं। आप ही के यहाँ का एक बच्चा मेरे पास आया था कि साहब मुझे मेडिकल कॉलेज बनाना है, लोग हंसते थे उसके ऊपर, करीम जी अशफाक करीम, और मैंने उनसे कहा था कि मदद करेंगे। और मैं उनके गया था सबसे पहले किराए की जगह लेके, एक छोटा सा 4 कमरे का मकान लेके पटना में शुरू किया था। उसके बाद जाफ़र शरीफ साहब से कह के रेलवे का मेडिकल कॉलेज जुड़वाया। आज उनके पास अगर वो हिम्मत ना करता, मेरे सामने तो उस वक्त बच्चा ही था, वो लड़का था, उसने हिम्मत की और मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया। तो हिम्मत करने वाला जो है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, और जो हिम्मत नहीं रखता उसके लिए कुछ करने से पहले ही रुकावटें शुरू हो जाती हैं। शाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने हकीम साहब का नाम लिया। हकीम साहब ने जिस तरह से घर फूंक के तमाशा देखा है, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे? घर फूंक के तमाशा हर किसी ने देखा हकीम साहब ने? आप गलत बात कह रहे हैं। हकीम साहब ने बिजनेस करके अपनी बिजनेस का जो पैसा है ईमानदारी से वक्फ करके हमदर्द का लगाया। उन्होंने हमदर्द को भी आगे बढ़ाया, उन्होंने पैसा भी कमाया। आज भी हमदर्द जो फाउंडेशन है उसके पास 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो उन्होंने लोग कम्युनिटी में क्यों नहीं हैं? और नहीं आने चाहिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। कम्युनिटी में लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास दौलत है, जिनके पास ज़राए हैं, उनको आगे आना चाहिए। मैं अपने मेंबरान पार्लियामेंट में, जब मेंबर पार्लियामेंट था तो मेरा 70-80% आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, मदारिस और स्कूलों के लिए गया है। हमारे क्यों नहीं खर्च करते हैं? मैं तो कई ऐसे बड़े मौलवी लोगों को भी जानता हूँ जो आए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने अपना पैसा तालीम पे नहीं खर्च किया, सड़कें बनवाने पे और ठेकेदारों के साथ उसको इस्तेमाल करने पे खर्च किया गया। तो ये तो और जब कौम जिंदा नहीं होती, जब कौम पहले से मायूस होती है कुछ नहीं होने वाला, तो नतीजा है कि लीडर भी आपके वैसे ही होते हैं। आप तालीम याफ्ता लोगों के पीछे जाएंगे तो लीडर आपके तालीम याफ्ता होंगे। अगर आप काम करने वालों को के पीछे चलेंगे, लीडर मानेंगे, तो आपके लीडर बहुत उम्दा होंगे। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता लोगों को रिजेक्ट करेंगे और आप जो तमाशा करने वाले, गाली देने वाले, गुंडागर्दी करने वालों को आप कहेंगे कि साहब ये बड़ा बहादुर है, थप्पड़ मार देता है, तो उसको आप लीडर मानेंगे, तो नतीजा ये होगा कि वो कभी वक्त पे काम नहीं आएगा। मैंने मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त देखा था कि मैं तो गांव-गांव मारा घूम रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर थे वो वहाँ पे गायब हो गए थे बरसों के लिए, 1-2 महीने के लिए, बरसों के लिए। तो नतीजा ये है। लेकिन जब वोट का वक्त आता था तो उन्हीं लोगों को वोट मिलता है, हम जैसों को वोट देने को कौम तैयार नहीं होती है। तो खैर कोई हमें उसकी दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमें कोशिश करती रहनी है, और हमारे सामने हमारी मिसाल सर सैयद अहमद ख़ान है, हमारे सामने हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं। हर दौर में 2-4 ऐसे पैदा होते हैं, और कौमों को बनाने के लिए 2-4 लोग काफ़ी होते हैं।
सिर्फ कौम में शऊर पैदा होने की ज़रूरत है। जिस दिन कौम जाग जाएगी, सर सैयद आज भी हकीम अब्दुल हमीद जैसे 85 लोग मौजूद हैं। असल सवाल यह है कि कौम उनके पीछे चलने को तैयार है और काम हो रहा है। अभी आप सामने इनामदार साहब थे, हमारे महबूब हक साहब हैं, उन्होंने मेघालय में क्या यूनिवर्सिटी कायम की है। हमारे यहाँ जो अब ये जो शाहीन ग्रुप है, कितना काम कर रहे हैं। हाफिज़ों को हम बेहतरीन उसमें ला रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये काम तो हो रहा है ना, काम करने वाले तो हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया में लोगों को जागने की ज़रूरत है, आम तहरीक बनाने की ज़रूरत है, अवामी तहरीक बनाने की ज़रूरत है। इसे चंद लोगों अफराद तक नहीं कि शाहिद साहब की जिम्मेदारी इन्होंने क्या किया। आप मुझसे सवाल करते रहें, आप तारिक अनवर साहब से सवाल करते रहें, आप नजीब साहब से सवाल करते हैं कि आपने क्या किया। मेरा सवाल ये है कि कोई भी सवाल करने से पहले आप ये पूछिए मैंने क्या किया है। रोज़ सुबह उठ के पूछिए कि मैंने आज कौम के लिए क्या किया, कल मुझे क्या करना है। तो नतीजा होगा कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ही लीडर बन जाएंगे, आप ही कौम को आगे लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब।